हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बातचीत करूंगा यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम के बारे में, जो कि प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर के लिए आयोजित होने वाला है। इसके पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा कर लिया है, उसको कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला हुआ है। कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसका सिलेबस क्या है, तो जो PDF है उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। ख़ासतौर से इसमें 3 लैंग्वेज को दिया गया कि पढ़ना है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी को। लेकिन परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो उसमें से एक ही लैंग्वेज को चुनना है, ठीक है। तो जो आपको सूटेबल लगे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से, उसको आप ले सकते हैं। बाकी मैं हिंदी के पोर्शन को उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कि हमने प्रमुख लेखकों या फिर कवियों की रचनाओं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा कर लिया है और उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को भी हल करा दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। कई लोगों ने देखा भी होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे गुजारिश है कि वे ज़रूर जाकर देख लें उसको। बाकी आज के लेक्चर में मैं बातचीत करूंगा कि जो अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उनको कैसे हल किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षा का पैटर्न है वो एकदम से याद करने वाला पैटर्न हो गया है, रटने वाला पैटर्न हो गया है। वन लाइनर सवालों को हम याद करते करते कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, समाचार पत्र, ये सब पढ़ना लगभग छोड़ दिया गया है इसको। तो जब भी अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। उन गद्यांशों के आधार पर कुछ नीचे प्रश्न दिए रहते हैं, उनको हल करना पड़ता है। तो कई बार अभ्यास की कमी की वजह से सही उत्तर 100% नहीं हो पाते हैं, गलत हो जाते हैं। परीक्षा के दौरान लगता है कि जो मैंने उत्तर दिया है वो सही होगा, लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तो जब आप गलत हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम ठीक करें, क्योंकि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, या फिर इसको बेनिफिट कहा जा सकता है, कि पूरा जो जवाब है उसी अपठित गद्यांश के अंदर ही रहता है। बस ज़रूरत है उसको कैसे सही करें, तो उसी पर मैं चर्चा करूँगा। आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। तो अपठित मतलब कि जिसको आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वैसे ही आपको अंश आएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। अमूमन हम देखते हैं कि 2 तरीके की बातें होती हैं। एक होता है पठित गद्यांश, जब हम कभी जूनियर कक्षा में पढ़ा करते थे, या फिर 10th 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, खासतौर से लिटरेचर से संबंधित बच्चों को कहानी से या फिर निबंध से या फिर पद्य खंड से एक व्याख्या करने के लिए पहले पेपर में आता था, अब भी आता है। उसको व्याख्या करते समय ये बताना पड़ता था कि ये किस कवि की है और किस प्रसंग में ये बात कही गई है, और फिर व्याख्या की जाती थी। तो क्या है, पठित हो गया। लेकिन अपठित में क्या है, अपठित के अंतर्गत हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सूचना पर, प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ पैराग्राफ पूछे जाते हैं और उन्हीं पैराग्राफों के आधार पर हमें उत्तर देना पड़ता है। तो ख़ास तौर पर जो बच्चे पठित और पाठ्यक्रम से अलग थोड़ा सा हट कर पढ़ाई करते हैं, उनको अपठित गद्यांश जैसे प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उनको होती है जो कि समाचार पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर GS कम पढ़ते हैं, या फिर कहानी, उपन्यास, नाटक, इनको भी उन्होंने बहुत कम पढ़ा है। बस वो कवियों, रचनाओं, इन सबको केवल रटने का काम करते रह गए, तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब इस तरीके के सवाल पूछे क्यों जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि कोशिश रहती है कि जो भी कैंडिडेट है या फिर प्रतियोगी छात्र है, उसकी मानसिक चेतना को, उसके सोचने समझने की क्षमता को और फिर धैर्य को चेक करने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि अगर किसी को 4 लाइन पढ़ने के लिए दे दिया जाए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं, तो कैसे कोई इसको हैंडल करे। तो उसी चीज़ को आज मैं बातचीत करूंगा कि कैसे हैंडल किया जाए। तो जब भी आपको अपठित गद्यांश मिले तो उसको 2 से 3 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम उसको पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करने की कोशिश कर देते हैं, और कई बार क्या होता है परीक्षाओं में सबसे आखिरी में उसको रखते हैं कि पहले दूसरे प्रश्नों को हल कर लेंगे, फिर बाद में उसको पढ़ कर ही तो उसका उत्तर देना है। इसी कोशिश में हम रहते हैं कि बहुत आसानी से कर लेंगे,
लेकिन जैसे ही पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कि सिर के ऊपर से चले जाते हैं, उनका अर्थ ही नहीं पता चलता है। ठीक है, और जितने भी पैराग्राफ होते हैं, मुझे लगता है खासतौर से अगर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अगर पैराग्राफ आ गया या फिर विज्ञान से संबंधित पैराग्राफ अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो इसकी शब्दावली होती है काफ़ी कठिन होती है। उसके लिए जो हिंदी लिटरेचर का महारथी भी होता है वो भी लगता है कि कुछ शब्दों का अर्थ उसे नहीं पता चलता है। ठीक, तो 3-4 लाइन को कितना आराम से आपको पढ़ना है, उसके मीनिंग को भी ठीक से जानना है, उसका जो मूल भाव है, उसकी जो विषय वस्तु है उसको भी ध्यान में रखना है, और शीर्षक को भी ध्यान में रखना है कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। और उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं या फिर वाक्य हैं उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से संबंधित नीचे के प्रश्न दिए रहते हैं। नीचे में जो प्रश्न दिए रहते हैं पैराग्राफ पर आधारित ही रहते हैं। तो कई बार किसी शब्द का अर्थ पूछ लेगा कि जो फला शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या होगा, या फिर वाक्य दे दिया रहेगा, हो सकता है कि वाक्य मुहावरों में हो, लोकोक्तियाँ हो, तो उसका अर्थ पूछ लेता है। कई बार पूछ लेता है कि इसका शीर्षक क्या होगा, या फिर मूल विषय वस्तु किस पर बात की जा रही है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना अभ्यास के आप 100% सवाल सही नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ वीडियो लेक्चर आपको अभ्यास पर आधारित रहें, जिससे कि अपठित गद्यांश और पद्यांश को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, और बाकी आप अपने से पढ़ाई करते रहिए, और उसमें जो व्याकरण का पोर्शन लगा है उसको भी आप चैनल पर व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उनको भी देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो उनके लिए भी वीडियो अपलोडेड हैं, और बाकी कुछ किताबों के बारे में भी मैंने चर्चा की है, तो उन किताबों को देख सकते हैं। बाकी अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए जो की पॉइंट्स हैं उनको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी इस तरीके के पैराग्राफ को आपको हल करने के लिए प्रश्न आएँ तो पहले पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़िए। जब तक उसका मूल भाव न समझ में आए तब तक उसको पढ़ते रहिए। तो कब मूल भाव समझ में आएगा? जब आप लगातार कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र ये सब पढ़ते रहेंगे तो तुरंत उसको कैच कर लेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, बात ही नहीं समझ में आती है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो मूल भाव पकड़ना है, फिर उसके विषय वस्तु को पकड़ना है, शीर्षक को ध्यान में रखना है, और फिर जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको अंडरलाइन करना है। जब ये सारे काम आप कर लेंगे फिर प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। उन प्रश्नों के अनुसार आपको उत्तर उस पैराग्राफ में या फिर अंश में खोजना है, तो आपके सारे सवाल लगभग सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी बाकी जितने भी वीडियोज आप देख रहे हैं वो सब कैसे लग रहे हैं। बाकी अपने से पढ़ाई करते रहिए, बीच बीच में हम आपको गाइडेंस करते रहेंगे, मेंटर की भूमिका निभाते रहेंगे। और भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।